दोस्तों नमस्कार, मैं अरशद जमाल। आज हम लोग ओवर थिंकिंग पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो कि थिंक नहीं करता है, लेकिन ये थिंकिंग कहाँ से ओवर थिंकिंग हो जाती है, यानी कहाँ से हम ज़रूरत से ज़्यादा सोचने लगते हैं, ये हमें पता नहीं चलता। उस सीमा रेखा को ढूंढना जहाँ से ओवर थिंकिंग हो जाती है, बड़ा ही कठिन काम है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि ओवर थिंकिंग के क्या क्या नुकसान हैं, ओवर थिंकिंग के क्या कारण हैं और ओवर थिंकिंग के क्या निवारण हैं, यानी ओवर थिंकिंग से कैसे बचा जाए। तो ओवर थिंकिंग के सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ओवर थिंकिंग के नुकसान क्या क्या हैं, क्योंकि नुकसान बहुत ज़्यादा हैं। ओवर थिंकिंग का पहला नुकसान है टेंशन। टेंशन एक ऐसी चीज है जो कोई भी लेना नहीं चाहता। टेंशन, तनाव। लेकिन जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं तो हम टेंशन लेना शुरू कर देते हैं, तनाव लेना शुरू कर देते हैं, और उस तनाव से हम परेशान हो जाते हैं, हमारा कार्य भी प्रभावित होता है। जरूरत से ज्यादा सोचना यानी ओवर थिंकिंग का दूसरा परिणाम क्या होता है, वो भी एक बहुत बड़ा नुकसान है कि हमें स्ट्रेस होता है, दबाव में आ जाते हैं। जब हम बहुत ज्यादा सोचते हैं तो हमारे सर में दर्द होने लगता है। जब हम बहुत ज्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, तो सोचते सोचते हम इतना दबाव में आ जाते हैं कि हमें समझ में ही नहीं आता क्या सही है और क्या गलत है, क्योंकि हम सोचते ही चले जा रहे हैं। तीसरा ओवर थिंकिंग का नुकसान क्या है, नंबर 3, ये भी बहुत बड़ा नुकसान है, एंजाइटी, चिंता। फिर हम चिंता ही करना शुरू कर देते हैं, सोचते रहते हैं, एंजाइटी में आ जाते हैं बुरी तरीके से। और ये सब चीजें हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसानदेह हैं। और इन सब तीनों, टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, सब ओवर थिंकिंग से होता है। और इसका परिणाम फिर होता है सबसे बड़ा नुकसान, जो कि अंतिम अवस्था है। वो अंतिम अवस्था है सबसे बड़ा नुकसान कि क्या होता है सबसे बड़ा नुकसान, डिप्रेशन, अवसाद में हम आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, अवसाद। और फिर हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ता है, दवाएं लेनी पड़ती हैं। आज बहुत सारे लोग डिप्रेशन में हैं और मानसिक दवाएं खा रहे हैं, लेकिन दवाओं से क्या होता है, सब कुछ तो यहाँ पर है। जब इन सारे प्रॉब्लम्स को खड़ा कर लिया है, ओवर थिंकिंग करते करते टेंशन अपनी पीक पे पहुंच चुका है, स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, एंजाइटी ऊपर ही जा रही है, तो फिर उसका परिणाम यही है कि डिप्रेशन। दोस्तों, ओवर थिंकिंग के कुछ रीजंस हैं, कारण हैं, और वो कारण 3 मेन कारण हैं। पहला कारण है, ओवर थिंकिंग का पहला कारण है फैमिली प्रॉब्लम्स। ओवर थिंकिंग का पहला कारण है फैमिली प्रॉब्लम्स। फैमिली प्रॉब्लम्स, परिवार में तरह तरह की समस्याएं आती हैं और वो रहेंगी। ऐसा नहीं है कि आप परिवार से अलग होकर कहीं अकेले रहेंगे, परिवार रहेगा, रिश्ते नाते रहेंगे, तो फिर आप परिवार में रहेंगे ही रहेंगे, तो तरह तरह की समस्याएं आती रहेंगी। तो ओवर थिंकिंग का पहला कारण है फैमिली प्रॉब्लम। अभी मैं इसका निवारण भी बताऊंगा, इसका उपाय बताऊंगा कि ऐसा धन है कि आप फैमिली को ही गायब कर दें, फैमिली तो रहेगी, तो प्रॉब्लम्स का कैसे सल्यूशन करना है ये मैं अभी बताऊंगा। दूसरा का रीजन क्या है, ओवर थिंकिंग हम किस टॉपिक पे करते हैं, वो है सोशल प्रॉब्लम। सोशल प्रॉब्लम, सामाजिक समस्याएं। हम समाज में रहते हैं, जंगल में तो रहते नहीं हैं अकेले, तो जब हम समाज में रहते हैं तो लोगों से मिलते जुलते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, लोगों से व्यवहार करते हैं, तो रिश्तेदारी में, दोस्ती में, पड़ोस में
तो उसमें तरह तरह की प्रॉब्लम आती है। छोटी छोटी बातों पर लोग बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं। तो समाज को भी हम समाप्त नहीं कर सकते, लेकिन इससे उपजने वाली प्रॉब्लम्स जो हैं और उस पर जो लोग बहुत ज्यादा थिंकिंग करते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, उसका कैसे निवारण किया जाए, उसकी क्या रेमेडी होगी, इस पर भी हम अभी चर्चा करेंगे। तीसरा है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तीसरा कारण क्या है जिस पर ओवर थिंकिंग लोग करते हैं, वो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर्थिक समस्याएं, आय कम है खर्चे अधिक हैं, या फिर आय बढ़ रही तो खर्चे और ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो फिर उसकी प्रॉब्लम है। तो खर्चों पर तो हम होते ही रहेंगे, जो जरूरी खर्चे वहां तो एक्सपेंसेस करने ही करने हैं, लेकिन उससे जो प्रॉब्लम्स आती हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं आप, कोई भी प्रॉब्लम है उस पर अभी हम चर्चा करेंगे कि इस प्रॉब्लम का निवारण कैसे किया जाए। ये 3 बेसिक टॉपिक्स हैं जिस पर मनुष्य बहुत ओवर थिंकिंग करता है। ज्यादातर लोग ओवर थिंकिंग करते हैं, समझ नहीं पाते हैं और ओवर थिंकिंग करते हैं। अब हम आते हैं निवारण पर, रेमेडी पर। रेमेडी क्या है, कैसे इस ओवर थिंकिंग को जो हम फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, सोशल प्रॉब्लम्स हैं, हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, इस पर हम इसकी क्या रेमेडी है, किस तरीके से इसका निवारण करें। निवारण उपाय, ओवर थिंकिंग को दूर करने का, ओवर थिंकिंग को भगाने का अपने दिमाग से क्या उपाय है। दोस्तों ऐसा है कि सबसे पहला उपाय है तथ्य पर फोकस करिए। तथ्य पर फोकस करिए, कल्पना पर नहीं, इमेजिनेशन पर नहीं, तथ्य पर फोकस करिए, फैक्ट्स पर। जो भी घटनाएं घट रही हैं उसमें फैक्ट्स को देखिए, फैक्ट्स उसमें क्या क्या है। सोशल बिहेवियर में अगर आप कोई भी बिहेवियर कर रहा है तो एक रिएक्शन है, किसी व्यवहार का रिएक्शन है, तो उसको आपको देखना पड़ेगा फैक्ट्स क्या है। लोग छोटी छोटी बातों पे ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। किसी ने बहुत तवज्जो नहीं दी आपको, तो उसके बाद आप घर आए, आप सोच रहे हैं कि क्यों उसने मुझे अवॉइड कर दिया, क्यों इस तरीके से किया। बहुत ज्यादा सोचना, अब कल्पना में सोचने लगे, क्यों मुझसे नाराज तो नहीं है, क्या बात है, क्या हो गया, मैंने ऐसा क्या कर दिया। अब ये सब आपका इमेजिनेशन है, जबकि फैक्ट्स पर आप ध्यान दीजिए। फैक्ट्स क्या है कि उसका जो व्यवहार है वो उसके फैक्ट्स में जाइए, इस तथ्य का विश्लेषण करिए, एनालिसिस करिए। एनालिसिस, जब आप एनालिसिस करेंगे तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे कि हो सकता है कि उस वक्त तो बहुत बिजी रहा हो सकता है कि उस वक्त उसका मूड ना सही रहा हो सकता है वो उस वक्त किसी बात पे बहुत डिस्टर्ब रहा हो सकता है वो जल्दी में रहा हो। तो ये सब विश्लेषण है, तथ्यों का विश्लेषण करना। और अपनी कल्पना से, अपने इमेजिनेशन से आपने सोचना शुरू कर दिया, इमेजिनेशन से सोचे जा रहे हैं कि ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, तो उससे जो है आप सिर्फ ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आप जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं। आपको फैक्ट्स पर सोचना है, आपको विश्लेषण करना है, कल्पना पर या इमेजिनेशन पर नहीं सोचना। अब जब व्यक्ति बहुत ज्यादा किसी घटना को लेकर या किसी के व्यवहार को लेकर बहुत ज्यादा इमेजिनेशन करना शुरू कर देता है तो उसी को ओवर थिंकिंग कहते हैं। अब फैमिली प्रॉब्लम्स की बात मैंने की थी कि फैमिली प्रॉब्लम्स पर लोग बहुत सोचते हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स पर लोग बहुत सोचते हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स पर बहुत सोचते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी के बच्चे का की एजुकेशन को लेकर कि उसे अच्छी एजुकेशन दिलानी है। अब ठीक है, आपको अच्छी एजुकेशन दिलानी है, लेकिन उसके लिए आपको पैसा चाहिए। अब आप ओवर थिंकिंग किए जा रहे हैं, पैसा कहाँ से आएगा, जबकि आपको फैक्ट्स पर जाना चाहिए
कि आपकी इनकम कितनी है, आप कौन सा कॉलेज अफोर्ड कर सकते हैं, आपका बच्चा पढ़ने में कैसा है, किस लाइन में जाना चाहता है, या बहन या बेटी की शादी करनी है। अब शादी करनी है तो उसमें भी आप इमेजिनेशन कर रहे हैं, तमाम तरीके से बढ़ चढ़कर खर्च करना चाहते हैं, जबकि आपको फैक्ट्स पर ध्यान देना चाहिए। फैक्ट्स क्या है? फैक्ट्स, जब भी घर में कोई शादी होती है तो फैक्ट्स क्या है? आपके पास बजट कितना है, बजट कितना है, उसी के अनुसार आप बजट के अनुसार ही खर्च करेंगे। अब आप ओवर थिंकिंग किए जा रहे हैं, दहेज में ये भी दे देंगे, वो भी दे देंगे, इस तरीके का खाना खिलाएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे तो ये सबसे क्या होगा? आपका जो बजट है वो पूरा बिगड़ेगा, और फिर आप ओवर थिंकिंग करते रहेंगे, हिसाब लगाते रहेंगे, कर्जा भी लेते रहेंगे। ये सब ओवर थिंकिंग की कुछ फैमिली, मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया कि इस तरीके से लोग ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। लड़के आजकल हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, खास तौर से IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं, उनमें भी आजकल बड़ा ये सब डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन, स्ट्रेस, ये सब बहुत ज्यादा देखा गया है। चाहे वो नीट की तैयारी करने वाले लड़के हों, आपने देखा है कि सुना है कि कोटा में किस तरीके से लड़के कितना स्ट्रेस लेते हैं, और उसके रिजल्ट में कई न्यूज आई हैं। आजकल स्टूडेंट्स नीट की तैयारी करने वाले हों, या इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले, या सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले, सब में देखा गया है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं। स्ट्रेस लेने से क्या होगा? स्ट्रेस लेने से केवल नुकसान होगा। बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं। अच्छा, इसमें पेरेंट्स की भी भूमिका जो है अक्सर देखा गया है कि बहुत अच्छी नहीं होती है। पेरेंट्स इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हाई रखते हैं स्टूडेंट से कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ नीट में या सिविल में तो मैं घर वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा, घर वाले मुझे पढ़ा रहे हैं, पैसा भेज रहे हैं। तो पेरेंट्स को भी अपनी एक्सपेक्टेशन को थोड़ा डाउन रखना पड़ेगा, बच्चों की साइकोलॉजी को भी समझना पड़ेगा। अभी वो 20 साल के, 22 साल के, 25 साल के हैं, और उनकी साइकोलॉजी को भी समझना पड़ेगा। अगर स्टूडेंट बहुत स्ट्रेस में आ जाएगा, बहुत टेंशन में रहेगा और एंजाइटी में रहेगा, और फिर वो डिप्रेशन में चला जाएगा, तो कोई भी हादसा हो सकता है उसके साथ। इसलिए इसमें पेरेंट्स की भी भूमिका, माता पिता की भूमिका बहुत जरूरी हो जाती है कि वो किस तरीके से बच्चों के साथ व्यवहार करें, उनसे कितनी आशा रखें। बच्चा अपना बेस्ट कर रहा है, अगर उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो उसके साथ सिंपैथी से पेश आएं, उसके साथ प्यार से पेश आएं और अपने व्यवहार पर ध्यान दें। अन्यथा बच्चा बिल्कुल से इतना स्ट्रेस बढ़ जाएगा, इतनी एंजाइटी हो जाएगी उसको कि वो डिप्रेशन में चला जाएगा। और ऐसा देखा जा रहा है तमाम बड़े बड़े सेंटर्स पर, जो कोचिंग सेंटर्स पे बच्चे बेचारे तैयारी कर रहे हैं, उनको माता पिता की एक्सपेक्टेशंस हाई हैं। रिश्तेदारों में, पड़ोस में, दोस्तों में बता रखा है मेरा बेटा फला सेंटर पे, फला कोचिंग में पढ़ रहा है, अब तो उसका सिलेक्शन होना तय है। और इन सब इतनी भारी एक्सपेक्टेशंस जो परिवार से आती हैं, जो समाज से आती हैं, जो रिलेटिव से आती हैं बच्चों के ऊपर, वो बच्चों को बहुत नुकसान देती हैं। एक्चुअली स्टूडेंट्स को फ्री छोड़ देना चाहिए, उसको ठीक है बेटा तुम अपना बेस्ट करो और ईश्वर जो है वो अच्छा से अच्छा रिजल्ट देगा। इसमें सबसे अच्छा मुझे गीता में जो सिद्धांत श्री कृष्ण ने दिया है, वो सिद्धांत निष्काम कर्म का सिद्धांत गीता में जो श्री कृष्ण ने दिया है, पेरेंट्स को वही अपनाना चाहिए कि बेटा ठीक है तुम अपना बेस्ट करो और रिजल्ट तुम्हारे हाथ में नहीं है, मेहनत करना तुम्हारे हाथ में है और तुम मेहनत करो और ईश्वर चाहेगा तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये निष्काम कर्म है कि फल की इच्छा मत करो, कर्म करते जाओ। फल की इच्छा मत करोगा, ये
गीता का ये संदेश नहीं है कि फल मिलेगा ही नहीं, फल की कोई आवश्यकता ही नहीं, केवल कर्म ही कर्म करते जाओ। कर्म आप करते रहेंगे तो फल तो आपको मिलना ही है। आखिरकार गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया युद्ध भूमि में, वो कर्म के लिए ही दिया, वो फल प्राप्त करने के लिए ही तो दिया था कि युद्ध लड़ो, युद्ध का परिणाम तभी तो सामने, नहीं तो युद्ध का परिणाम तो उसी समय तय हो जाता। अगर अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण ना होते तो महाभारत का परिणाम तो उसी समय तय हो जाता, जब अर्जुन ने अपने सारे अस्त्र शस्त्र रख दिए कि मैं अपनों से युद्ध नहीं करूंगा। तब श्री कृष्ण ने कहा कोई मरता नहीं, कोई मारता नहीं, कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं।